हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे थे ग्रांट्स इन एड एंड लोन्स, जिसमें से हम ग्रांट्स इन एड को कवर कर चुके हैं। आज हमें लोन्स पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन्हें फाइनलाइज करने की अथॉरिटी किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिवीज़न के पास। तो आपको ध्यान रखना है कि नोडल डिवीज़न कौन है जो लोन से रिलेटेड सारा काम करती है, अप्रूवल देती है और टर्म्स एंड कंडीशंस को फाइनलाइज करती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बजट डिवीज़न, और ये किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब कुछ जनरल कंडीशंस है लोन से रिलेटेड, ये देख लेते हैं। जो लोन की टर्म होती है, यानी कि टाइम पीरियड, उसे कम से कम रखा जाता है। कुछ रेयर केसेस में 30 ईयर्स तक हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम लोन का टाइम पीरियड कितना हो सकता है? 30 ईयर्स। वो भी कुछ स्पेशल केसेस में, वैसे तो इसे कम से कम रखा जाता है। और जो रीपेमेंट होती है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में होती है। नेक्स्ट इज़ डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर 31 मार्च को पेएबल होता है लेकिन उस दिन हॉलीडे हो, तब डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट कौन सी मानी जाएगी? प्रीसीडिंग डे, यानी कि 30 मार्च। अगर 31 मार्च डेट थी लेकिन उस दिन हॉलीडे है, तब प्रीसीडिंग डे को डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट कोई और दिन होता है, 31 मार्च के अलावा कोई और दिन होता है और उस दिन हॉलीडे हो, तब डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट कौन सी मानी जाएगी? सक्सीडिंग डे। मान लो 29 मार्च थी डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, लेकिन 29 मार्च को हॉलीडे हो गई, तो फिर 30 मार्च को डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, यानी कि सक्सीडिंग डे। नेक्स्ट, जब भी लोन दिया जाता है तो उसकी जो डेट ऑफ ड्रॉल है वो कैसे मानी जाती है, वो हम पढ़ रहे हैं। अगर लोन में मॉनेटरी सेटलमेंट होती है, तब जिस दिन लोन एक्चुअल में क्रेडिट होता है उस दिन को डेट ऑफ ड्रॉल माना जाएगा। अगर एडजस्टमेंट के थ्रू लोन दिया जाता है तो अकाउंट में जिस महीने में एडजस्टमेंट हो, और लेकिन आरबीआई में उससे अगले महीने में एडजस्टमेंट हो, तो आरबीआई की बुक्स में जिस दिन पे एडजस्टमेंट होती है उसे डेट ऑफ ड्रॉल माना जाएगा। अगर लोन क्रेडिट होता है अप्रैल में, और ये जो लोन क्रेडिट हुआ अप्रैल में, इसकी सैंक्शन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मिली थी, तब इसका डेट ऑफ ड्रॉल माना जाएगा 31 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अगर लोन क्रेडिट होता है अप्रैल में और जिसकी सैंक्शन मिली थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका डेट ऑफ ड्रॉल मानी जाएगी 31 मार्च। अगर लोन में मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होती, यानी कि अकाउंट्स के थ्रू एडजस्टमेंट की जाती है, तो जिस महीने में अकाउंट्स में एडजस्टमेंट की जाती है उस महीने का जो लास्ट डे होता है उसे डेट ऑफ ड्रॉल माना जाएगा। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। अगर मॉनेटरी सेटलमेंट हो रही है तो जिस दिन पे एक्चुअल क्रेडिट होगा वो डेट ऑफ ड्रॉल होगा। अगर बुक जो अकाउंट्स में एडजस्टमेंट हो रही है किसी महीने में, लेकिन आरबीआई की बुक्स में एडजस्टमेंट नेक्स्ट मंथ में हो रही है, तो आरबीआई की बुक्स में जब एडजस्टमेंट होगी उस दिन को माना जाएगा डेट ऑफ ड्रॉल। और अगर लोन क्रेडिट हो रहा है अप्रैल में, जिसकी सैंक्शन मिल गई थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, उसकी डेट ऑफ ड्रॉल मानी जाएगी 31 मार्च। अगर लोन में मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं हो रही, अकाउंट्स की एडजस्टमेंट हो रही है, तो जिस महीने में अकाउंट्स की एडजस्टमेंट होती है उस महीने का जो लास्ट डेट होती है उसे डेट ऑफ ड्रॉल माना जाता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है लोन पे, वो डे ऑफ पेमेंट के लिए तो चार्ज किया जाता है, जिस दिन पेमेंट होती है लोन की उसके लिए तो चार्ज किया जाएगा, लेकिन जिस दिन पे रीपेमेंट होती है लोन की उस दिन पे चार्ज नहीं किया जाता। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है डे ऑफ पेमेंट के लिए, लेकिन डे ऑफ रीपेमेंट के लिए चार्ज नहीं किया जाता। और जो मोराटोरियम होता है वो प्रिंसिपल की रीपेमेंट के लिए तो अलाउड होता है, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए अलाउड नहीं होता। मोराटोरियम मतलब टाइम डिले अलाउ करना। प्रिंसिपल की रीपेमेंट में अगर देरी हो जाती है तो उसे अलाउ कर देते हैं,
लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट में देरी नहीं अलाउड होती, उसमें कोई भी मोरेटोरियम अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट चीज़, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देती है पार्टीज़ को जो स्टेट गवर्नमेंट ना हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो यूटीज़ की, तब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उन पार्टीज से इनकम स्टेटमेंट ली जाती है, उनकी बैलेंस शीट ली जाती है पिछले 3 साल की, तभी उन्हें लोन दिया जाता है। और साथ में उनसे सिक्योरिटी ली जाती है, कितनी, जितनी अमाउंट का लोन होता है उससे ऊपर 33 1/3% एबव। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देती है किसी भी पार्टी को जो स्टेट गवर्नमेंट ना हो और यूटी की लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस ना हो, इनके अलावा किसी को भी अगर लोन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनसे क्या क्या लेगी, उनकी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट पिछले 3 साल की, और साथ में सिक्योरिटी ली जाती है। और सिक्योरिटी की अमाउंट कितनी होती है, लोन की अमाउंट से 33 1/3% एबव। तो ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इस बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। कंसेशन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंसेशन मिल जाता है इंटरेस्ट में, लेकिन एज सब्सिडी दिया जाता है, और पहले इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पार्टी को, और फिर बाद में गवर्नमेंट उसे सब्सिडी देती है अलग से। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि कंसेशन किस फॉर्म में मिलेगा, सब्सिडी की फॉर्म में मिलेगा। अब हमें देखना है कि क्या क्या एग्रीमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब भी लोन दिया जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट या होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज के अलावा किसी और पार्टी को लोन दिया जाता है, तो क्या किया जाता है, एक लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है, और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड की जाती हैं, और उससे हमने देख ही लिया सिक्योरिटी भी ली जाती है, और उससे डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को लोन जब दिया जाता है, तो उनसे एक रिटर्न अंडरटेकिंग ली जाती है GFR 15 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को लोन दिया जाता है, तो उनसे एक अंडरटेकिंग ली जाती है GFR 15 में। इस अंडरटेकिंग में लिखवाया जाता है कि वो कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को हाइपोथिकेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बिना। यानी कि जो कंपनी गवर्नमेंट से लोन ले रही है, उसे ये अंडरटेकिंग देनी पड़ती है GFR 15 में कि वो अपने फिक्स्ड एसेट्स को किसी के आगे भी किसी के साथ अपने फिक्स्ड एसेट्स का एग्रीमेंट नहीं करेगी, किसी और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बिना। और इन अंडरटेकिंग्स पे कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की जाती। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट GFR 12B में इस फॉर्म में दिया जाता है, किसके द्वारा, जो लोन सैंक्शनिंग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है, वो इस फॉर्म को देते हैं ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट किस में दिया जाता है, GFR 12B में, और किसके द्वारा दिया जाता है, लोन सैंक्शनिंग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा, और किसको, ऑडिट ऑफिसर या फिर अकाउंट्स ऑफिसर को। किन केसेस में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर लोन जनरल पर्पस के लिए दिया जाए एज अ टेम्पररी फाइनेंशियल एड की फॉर्म में, लेकिन जब भी किसी स्पेशल पर्पस के लिए लोन दिया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन दिया जाता है, तब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस टाइम पे पक्का लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर लोन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ एक टेम्पररी हेल्प के लिए दिया गया है, तब तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है, तब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है। अगर लोन किसी इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, तब भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, कब तक देना होता है, जिस दिन को डेट लोन सैंक्शन होता है उससे 18 महीनों के अंदर अंदर, 18 महीनों से बाद नहीं दे सकते, उससे पहले ही देना पड़ता है। 18 मंथ्स, विद इन 18 मंथ्स यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है।
ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट्स इन पेमेंट्स। अगर जिन पार्टीज़ को लोन दिया जाता है वो अपनी रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट्स करें, टाइमली रीपे ना करें इंस्टॉलमेंट्स का, तो उनसे इंटरेस्ट हायर रेट पे लिया जाता है। अगर कोई पंक्चुअली टाइमली अपना लोन रीपे करता है तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी रिड्यूस कर दिया जाता है। और इंटरेस्ट की जो पेनल्टी होती है, मतलब अगर डिफ़ॉल्ट करें, वो टाइमली पेमेंट ना करें, तो जो पेनल्टी होती है वो कितनी चार्ज की जाती है? 2.5% अबव द नॉर्मल रेट। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस लोन का, उससे कम से कम 2.5% ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कितना पेनल्टी लगती है? कम से कम 2.5% अबव द नॉर्मल रेट। और कौन देखता है कि पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो रहा है? कौन इसके बारे में रिपोर्ट करता है अथॉरिटीज़ को? पीओ। क्योंकि सारी जो अकाउंट्स होते हैं इससे रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, वो पीओ मेंटेन करता है कि कितना इंटरेस्ट रीपे हो रहा है, कितनी प्रिंसिपल की रीपेमेंट हो रही है, कितना नहीं हो रहा। ये सब चीज़ों का ध्यान किसे रखना होता है? पीओ को। और जब भी पीओ को लगता है कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो उसे हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है। अगर किसी लोन को माफ़ करना होता है, राइटिंग ऑफ करना होता है किसी लोन की, तो किसका अप्रूवल लेना पड़ता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लिया जाएगा तभी किसी लोन को राइट ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट इज GFR 13। GFR 13 में एक डिटेल बनाई जाती है कितने आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं सेंटर के, जो सेंटर गवर्नमेंट ने लोन दिए हुए हैं, उनकी पूरी डिटेल होती है पीओ की बुक्स में। और कब तक की? जो 31 मार्च तक की जो डिटेल होती है, ये बुक्स पीओ की बुक्स में, इस फॉर्म में इसकी डिटेल बनाई जाती है GFR 13 में। और इसे सबमिट किया जाता है एनुअली। किसके द्वारा? प्रिंसिपल एओ के द्वारा। और किसको सबमिट किया जाता है? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को। और कब तक करना होता है? 30 सितंबर तक। इससे लेट नहीं करना होता है। इस 30 सितंबर तक उन्हें ये सबमिट करना होता है। तो GFR 13 जो होता है उसमें पूरी डिटेल्स होती हैं कितने सेंटर गवर्नमेंट के लोन्स आउटस्टैंडिंग होते हैं। और ये पीओ मेंटेन करता है ना बुक्स, सारी डिटेल अकाउंट्स की, और उसकी बुक्स में 31 मार्च तक की जो डिटेल्स होती हैं उन्हें फिर सबमिट किया जाता है प्रिंसिपल एओ के द्वारा। किसे? कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को, अप टू 30 सितंबर। नेक्स्ट इज एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट। अब जब ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास डिटेल्स आ जाती है तो वो उनका पूरा रिव्यू करते हैं, जो भी सारे आउटस्टैंडिंग लोन्स होते हैं उनकी कैसे पेमेंट चल रही है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की क्या डिफ़ॉल्ट हो रहा है उनमें, उनकी वो रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। और फिर एक एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं, पूरा उसका स्टेटस तैयार करते हैं लोन्स का। और इसे सबमिट किया जाता है, जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है वो इसे सबमिट करता है। किसे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। कब तक करना होता है? 30 जून तक। यानी कि एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट को सबमिट कौन करता है? मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल एडवाइज़र। और किसे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। कब तक? 30 जून तक। ये आपको ड्यू डेट भी याद रखनी है और कौन किसको सबमिट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज GFR 19। GFR 19 एक फॉर्म है जिससे जो बोरोर होता है, जिसे लोन दिया जाता है, उसको हमेशा एक नोटिस भेजा जाता है कि ड्यू डेट आ गई है लोन की रीपेमेंट की। और ये 1 मंथ एडवांस में नोटिस भेजा जाता है। किसके द्वारा? पीओ भेजता है ये उन लोनीज को, बोरोवर्स को, जिन्होंने लोन लिया होता है। लेकिन इसमें इनको एक्सेप्शन है, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी जो बोरोवर्स होते हैं उनको भेजा जाता है ये 1 मंथ का एडवांस नोटिस। ये जो 1 मंथ का एडवांस नोटिस वाला पॉइंट है ये GFR में नहीं दिया हुआ, ये कैम में दिया हुआ है। मैंने इसे इसमें ही इंक्लूड कर लिया। जो कैम का चैप्टर 10 है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट इसमें कवर हो ही चुका है आपका, एक बार देख लेना। कैम का चैप्टर 10 सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड है।
तो GF19 इस फॉर्म में जो बोरर है उसको नोटिस भेजा जाता है ड्यू डेट का, ताकि वो रीपे कर सके अपना लोन। और किसके द्वारा भेजा जाता था? PO के द्वारा भी भेजा जाता है, और 1 मंथ का एडवांस नोटिस होता है ये। अब ये कुछ हेड्स हैं, ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स में भी ये पूछा जा सकता है, तो ये PC8 का पार्ट ही है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन दिए जाते हैं वो किस हेड में डेबिट किए जाते हैं? 7610 लोन एंड एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे जो ये स्पेशल लोन्स हैं, जैसे लोन फॉर एजुकेशन, ये किस हेड में आता है? 6202। एडवांस टू फॉरेन गवर्नमेंट 7605। ऐसे ही मिसलेनियस लोन का एक हेड है 7615। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। एक हमने पहले पढ़ा था 7601 आई थिंक, जो था लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो आपको ये सारे हेड्स एज इट इज़ याद रखने हैं। ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।